अच्छा बच्चे, आज का हमारा टॉपिक पल्मोनरी सर्कुलेशन पे है। ठीक है, सबसे पहले तो सर्कुलेशन के बारे में एक थोड़ा सा हम जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं। हमारे पास जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है वो हमारे पास टू पार्ट सिस्टम है। ठीक है, whose purpose is to bring the oxygen bearing blood to all the tissues of the body. जब हमारे पास हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, it pushes the blood out into two major loops or cycles in the systemic loop. ठीक है, अब जो हमने कहा कि टू पार्ट सिस्टम है, हमारे पास इसमें टू पार्ट्स हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन है और सिस्टमिक सर्कुलेशन है। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो ब्लड को टू मेजर लूप्स या साइकिल्स में पुश करता है। ठीक है, फर्स्ट इज इन द सिस्टमिक लूप, द ब्लड सर्कुलेट्स इनटू द बॉडी सिस्टम्स ब्रिंगिंग ऑक्सीजन टू ऑल इट्स ऑर्गन्स, स्ट्रक्चर्स एंड टिश्यूज एंड कलेक्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट। ठीक है, जो सिस्टमिक लूप है उसमें क्या होता है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी को सप्लाई कर देता है और वापस फिर वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना केवस के थ्रू हार्ट में आता है। ठीक है, पल्मोनरी लूप में क्या होता है, blood circulates to and from the lungs, ठीक है, to release the carbon dioxide and pick up new oxygen. The systemic cycle is controlled by the left side of the heart while the pulmonary cycle is controlled by the right side of the heart. ठीक है, जैसे कि हम आगे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स हमारे आज है, फंक्शनल एनाटॉमी हम पल्मोनरी सर्कुलेशन के पढ़ेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं, फंक्शंस क्या है और हम इसकी रेगुलेशन किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, जनरल ओवरव्यू मैंने आपको बता दी है, पल्मोनरी सर्कुलेशन है और सिस्टमिक सर्कुलेशन है। सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होता है, हम जरा इस पाथवे को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सिस्टमिक सर्कुलेशन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। ठीक है, इसमें ज्यादातर लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इन्वॉल्व होता है। सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होता है, लेफ्ट पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से आता है किधर, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से फिर बाइकस्पिड वाल्व के थ्रू, माइट्रल वाल्व जो है उसके थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है और वहां से फिर एवोटिक सेमिल्यूनर वाल्व के थ्रू एवोटा में और फिर वहां से to the rest of the tissues of the body. पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, इट इन्वॉल्व्स द राइट साइड ऑफ द हार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवास पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करके उसे लेके आते हैं राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से फिर ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू वो जाता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व के थ्रू वो लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में जाता है और वहां से फिर जाता है लंग्स में। ठीक है, पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन में थोड़े से डिफरेंसेस हैं। जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है उसके प्रेशर्स जो हैं दे आर मच लोअर इन द पल्मोनरी सर्कुलेशन देन इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसी तरह रेजिस्टेंस भी जो है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन का लो है एज कम्पेयर टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। और कार्डिक आउटपुट ऑफ द राइट वेंट्रिकल इज द पल्मोनरी ब्लड फ्लो। ठीक है, जो राइट वेंट्रिकल से जितना भी कार्डिक आउटपुट जाता है वो हमारे पास बेसिकली होता है पल्मोनरी ब्लड फ्लो। अब हमारे पास जो लंग्स हैं इसके थ्री मेन सर्कुलेशंस हैं। ठीक है, जैसे कि आपको स्लाइड्स में नजर आ रहे हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन है, ब्रोंकियल सर्कुलेशन है और लिम्फेटिक सर्कुलेशन है। पल्मोनरी सर्कुलेशन में हमारे पास क्या है, पल्मोनरी ट्रंक है। ठीक है, जो कि फर्दर डिवाइड होता है राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज में, फिर वो जाते हैं राइट एंड लेफ्ट लंग्स में, वहां से फिर कैपिलरीज में डिवाइड होते हैं, आर्टियोल्स, आर्टियोल से फिर कैपिलरीज, कैपिलरीज जो हैं वो क्या करते हैं, दे आर लाइनिंग द अल्वेलाई, वहां पे फिर गैसियस एक्सचेंज होता है, जो ब्लड जाता है उस कैपिलरीज के थ्रू आर्टियोल से फिर कैपिलरीज में, वहां पे कैपिलरी ब्लड में गैसियस एक्सचेंज होता है, ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाता है एंड इट टर्न्स बैक वाया पल्मोनरी वेन्स टू द लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, तो मेन पर्पस पल्मोनरी सर्कुलेशन का क्या है, to take the deoxygenated blood from the right side of the heart to the lungs to get oxygenated and then take the oxygenated blood from the lungs to the left side of the heart. ठीक है, अब हमारे पास सेकेंड टाइप ऑफ सर्कुलेशन इसमें कौन सी है, इसमें है ब्रोंकियल सर्कुलेशन। ब्रोंकियल सर्कुलेशन में जो डिसेंडिंग थोरेसिक एवोटा है वो राइट और लेफ्ट ब्रोंकियल आर्टरीज देता है। ठीक है, these right and left bronchial arteries supply oxygenated blood to the lungs. ठीक है, अब ये जो bronchial circulation है ये lungs को जो blood की सप्लाई होती है उसके बारे में है। ठीक है, it supplies oxygenated blood to the lungs जो कि connective tissues septa या bronchi है lungs के, and afterwards they join to the and form pulmonary veins without oxygenation। तो यहाँ पे एक physiological shunt है। ठीक है, अदर एग्जांपल ऑफ फिजियोलॉजिकल शंट हमारे पास क्या है, जो ड्रेनेज ऑफ कोरोनरी वेसल होता है टू द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। इफेक्ट्स ऑफ शंट क्या है, अब यहाँ पे जो ये शंट्स बन रहे हैं इनका जो इफेक्ट है वो क्या है, दे रिड्यूस ऑक्सीजनेशन ऑफ द आर्टेरियल ब्लड स्लाइटली एंड दे इंक्रीज द लेफ्ट वेंट्रिकुलर आउटपुट बाय 1 to 2% देन राइट। लिम्फेटिक सर्कुलेशन जो है इसमें they are present in walls of the terminal bronchioles and supportive tissues of the lungs के। ठीक है, कहाँ पे होते हैं, जो terminal bronchioles हैं और tissues के जो supportive tissues हैं, they remove particulate matter, plasma proteins, thus they prevent the pulmonary edema।
लिम्फेटिक सर्कुलेशन में फिर ड्रेनेज पाथवेज हैं। ड्रेनेज पाथवेज डिफरेंट जो है लिम्फ नोड से गुजर के फिर वो जाते हैं, जैसे कि डीप लिम्फेटिक से स्टार्ट होते हैं, फिर पल्मोनरी नोड्स में, पल्मोनरी नोड से ब्रोंकोपल्मोनरी नोड्स में, एंट्रिक्यो ब्रोंकियल नोड्स एंड देन द ब्रोंकोमीडियास्नल ट्रंक में फिर वो ड्रेन हो जाते हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन के हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है वो हमारे पास लो प्रेशर, लो रेजिस्टेंस और हाई कैपेसिटेंस सिस्टम है। कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस आपके पास जो डिस्क्राइब करता है डिस्टेंसिबिलिटी ऑफ द ब्लड वेसल्स, ठीक है? डिस्टेंसिबिलिटी का मतलब है द एबिलिटी टू स्वेल, ठीक है? इसे कहते हैं कैपेसिटेंस, द डिस्टेंसिबिलिटी ऑफ द ब्लड वेसल्स या एबिलिटी ऑफ स्वेलिंग। Thickness of the right ventricle and the pulmonary artery are 1/3 of the left ventricle and the aorta. Pulmonary capillaries जो होते हैं, they are larger in diameter than the systemic capillaries and each alveolus is enclosed in a basket of capillaries. ठीक है, ये हमारे पास एक जनरल ओवरव्यू था पल्मोनरी सर्कुलेशन का, कितने टाइप्स हैं उसमें, ठीक है, और फिर वो उनका पाथवे हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। अब हम जो है बेसिक डायनेमिक्स या बेसिक जो हम इसमें पढ़ते हैं उनकी तरफ हम आते हैं, ठीक है। जनरली हम बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको जनरल बता देती हूँ, हमारे पास लंग में दो चीजें हैं, वेंटिलेशन है और परफ्यूजन है। वेंटिलेशन जो है वो है अमाउंट ऑफ एयर दैट इज गोइंग इनटू द अल्वेलाई, ठीक है। अमाउंट ऑफ एयर की जब हम बात कर रहे हैं तो वो वेंटिलेशन को रिप्रेजेंट करता है एंड वेंटिलेशन इज एब्रिविएटेड बाय वी। परफ्यूजन की जब हम बात करते हैं, दूसरा जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? परफ्यूजन। परफ्यूजन हमारे पास है द अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो टू द अल्वेलाई, ठीक है। अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो को जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे कहते हैं परफ्यूजन। परफ्यूजन इज एब्रिविएटेड बाय क्यू, ठीक है। अब लंग हमारे पास 3 जोन्स में डिवाइडेड है, जोन 1, जोन 2 और जोन 3। जोन 1 जो है वो हमारे पास एपेक्स है, जोन 2 इज द मिडल एंड जोन 3 जो है वो हमारे पास बेस है, ठीक है। जो जोन 1 है वो हमारे पास हार्ट लेवल से अबव होता है, ठीक है, और जोन 3 जो है बेस जो है वो हार्ट लेवल के बिलो होता है, ठीक है। सो दैट मीन्स कि यहाँ पे ग्रेविटी का इफेक्ट या डिफरेंट कंडीशंस का इफेक्ट इस पे बहुत ज्यादा पड़ता है। अब अगर हम प्रेशर्स की बात करते हैं तो हमारे पास पल्मोनरी सिस्टम में 4 प्रेशर्स हैं। राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर है, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर है, लेफ्ट एट्रियल प्रेशर है और पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर है। जो राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर है वो हमारे पास हर एक कार्डियक साइकिल में होता है, ठीक है। ड्यूरिंग सिस्टोली जो कि हमारे पास कंट्रैक्शन है रीचेस पीक 25 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, जबकि ड्यूरिंग डायस्टोली वो 0 to 1 मिलीमीटर होता है। पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर जो है उसमें भी हमारे पास डिफरेंट है, सिस्टोलिक प्रेशर डिफरेंट होता है, डायस्टोलिक प्रेशर की डिफरेंट वैल्यू है। जैसे कि सिस्टोलिक प्रेशर है 25 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, जबकि जैसे कि मैंने कहा था कि पल्मोनरी जो सर्कुलेशन है वो हमारे पास लो प्रेशर सिस्टम है एज कम्पेयर टू द सिस्टेमिक। तो आप इस डायग्राम में देखेंगे सिस्टोलिक प्रेशर पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर कितना है 25, जबकि एवोर्टा में कितना होता है 120। इसी तरह यहाँ पे डायस्टोलिक प्रेशर 8 मिलीमीटर है, लेकिन एवोर्टा में अब डायस्टोलिक प्रेशर दोनों में सेम है। मीन आर्टीरियल प्रेशर यहाँ पे आप देखेंगे 15 है और पल्स प्रेशर यहाँ पे 17 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है। इसी तरह हमारे पास लेफ्ट एट्रियल प्रेशर है और पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर है। जो लेफ्ट एट्रियल प्रेशर है वो मेजर पल्मोनरी वेन्स प्रेशर एवरेज 5 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट इन द पल्मोनरी सिस्टम हमारे पास कितना होता है? मीन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर माइनस द मीन पल्मोनरी वेन प्रेशर। तो हमारे पास जो प्रेशर ग्रेडियंट है वो कितना है? 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। अब पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर है, हेलो मैम। पल्मोनरी जो तो मैंने आपको जनरल ओवरव्यू दिया है, ठीक है, उसकी स्लाइड से कोई लिंक ही नहीं था, वो मैंने आपको जनरल बताया है कि जनरल पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या क्या होता है, ठीक है। सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन दोनों हमारे पास सर्कुलेशन के मेन पार्ट्स हैं, ठीक है। ये जनरल था, ये आपकी बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा एफएससी में, वो मैंने आपको जनरल बताया था सर्कुलेशन के, ठीक है। पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन दोनों पार्ट्स हैं हमारे पास जो बॉडी में आपका सर्कुलेशन सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2 लूप्स होते हैं, पल्मोनरी सर्कुलेशन का, सिस्टमिक सर्कुलेशन का। अब पाथवे इनका क्या है ये तो आप लोगों ने जनरली बायो में पढ़ा होगा। जो स्टार्ट में मैंने बताया था, मैं इसलिए स्पीड से गई थी बिकॉज इट वाज अ जनरल ओवरव्यू, ठीक है। वो आपको स्लाइड से आपके लेक्चर से इस तरह रिलेटेड नहीं था, बस मैं आपको जनरल बता रही थी। आपके हार्ट में क्या होता है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम में, ठीक है। राइट एट्रियम से वो जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से फिर वो पल्मोनरी सेमिल्यूनर वाल्व के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरीज फिर क्या करते हैं, वो इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाते हैं लंग्स में। पल्मोनरी आर्टरीज बॉडी में वो वाहिद आर्टरीज हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, जस्ट लाइक द अम्बलाइकल आर्टरीज इन द फीटल लाइफ, ठीक है। आप लोगों ने एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ा होगा कि फीटल लाइफ में अम्बलाइकल आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, जबकि अम्बलाइकल वेन्स जो हैं
वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। इसी तरह हमारे पास पल्मोनरी आर्टरीज जो हैं फिर एडल्ट लाइफ में वो वाहिद आर्टरीज हैं जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। द रेस्ट ऑफ द आर्टरीज इन द बॉडी वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। जब ये पल्मोनरी आर्टरीज ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाते हैं लंग्स में, तो वहां पे फिर ये पल्मोनरी ट्रंक राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज में डिवाइड हो जाता है। राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज फिर फर्दर आर्टीरियोल्स में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, आर्टीरियोल्स फिर जाके कैपिलरी ब्लड, कैपिलरी जो बेड है उसमें जाते हैं। कैपिलरी बेड से फिर आगे वेन्यूल्स और फिर वेन्स, ये सारा आप लोगों ने पहले से पढ़ा होगा वास्कुलर सिस्टम में। ठीक है, अब यहाँ पे आर्टीरियोल्स में जब ये ब्लड आर्टीरियोल से जाके कैपिलरीज में जाता है, तो कैपिलरीज में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, जिसे कहते हैं गैस एक्सचेंज प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे जब ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाता है तो ब्लड फिर जाता है पल्मोनरी वेन्यूल्स में। ये पल्मोनरी वेन्यूल्स कंबाइन होके पल्मोनरी वेन्स बना देते हैं। ठीक है, और ये पल्मोनरी वेन्स फिर इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाते हैं हार्ट की तरफ, जो कि लेफ्ट एट्रियम है। ठीक है, अब पल्मोनरी वेन क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जबकि रेस्ट ऑफ द वेन्स इन द बॉडी जो होते हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। जब ये ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम में, तो वहां से फिर क्या होता है, माइट्रल वाल्व के थ्रू ये ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। यहाँ पे आपके पास जब ये ब्लड लंग से लेफ्ट वेंट्रिकल तक आ जाता है, यहाँ पे आपके पास पल्मोनरी सर्किट एंड हो जाता है और सिस्टेमिक सर्किट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सिस्टेमिक सर्किट में फिर क्या होता है, यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड एवोर्टा के थ्रू जाता है पूरी बॉडी में, और वहां से बॉडी में क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कलेक्ट होता है सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवास के थ्रू आके फिर लेफ्ट एट्रियम में आता है। ठीक है, अब ये आपके पास है सिस्टेमिक सर्किट। ये था आपके पास जनरल ओवरव्यू पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन का। ठीक है, पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन के कंपैरिजन में पल्मोनरी सर्कुलेशन के प्रेशर्स, उसकी रेजिस्टेंस कम होती है। ठीक है, क्या होती है, जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है उसकी रेजिस्टेंस जो है वो जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है उसमें प्रेशर्स और रेजिस्टेंस कम होते हैं, क्योंकि वॉल्स ऑफ द पल्मोनरी कैपिलरीज जो हैं वो थिनर होती हैं। ठीक है, द वॉल्स ऑफ द पल्मोनरी कैपिलरीज आर थिनर देन दोज ऑफ द सिमिलर वेसल्स इन द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो उसकी वजह से उसमें आपके पास प्रेशर और रेजिस्टेंस जो होता है वो कम होता है। अब ब्लड फ्लो जो है वो आपके पास डिपेंड करता है वास्कुलर प्रेशर पे। ठीक है, तो जितना आपके पास प्रेशर कम होगा उतनी आपके पास फिर ब्लड फ्लो कम होती है, और उसी वजह से जब आपके पास प्रेशर कम होता है तो रेजिस्टेंस भी कम होती है। ठीक है, इसलिए चूंकि आपके पास पल्मोनरी वेसल्स जो हैं वो थिनर हैं, उनमें प्रेशर कम है, तो उनमें रेजिस्टेंस भी कम है एज कम्पेयर टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। और इसी वजह से फिर जब बॉडी में हाइपोक्सिया होता है तो इनका रिस्पॉन्स भी डिफरेंट होता है। वो फिर मैं आपको बाद के स्लाइड्स में भी बता दूंगी कि इनका रिस्पॉन्स डिफरेंट कैसे होता है। ठीक है, अब हम आते हैं जो पल्मोनरी सर्कुलेशन की तरफ, कि आज का हमारा लेक्चर में हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और हम किस तरह से इसको आगे से प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले तो फंक्शनल एनाटमी है। फंक्शनल एनाटमी में हम पढ़ेंगे कि लंग्स में आपके पास कौन कौन से डिफरेंट जो है सर्कुलेशंस हैं लंग में, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स फिर क्या है पल्मोनरी सर्कुलेशन के, पल्मोनरी सर्कुलेशन के फंक्शंस क्या है, और हम इस पल्मोनरी सर्कुलेशन को किस तरह से रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब तीन इंपॉर्टेंट जो सर्कुलेशन हैं वो है पल्मोनरी सर्कुलेशन, ब्रोंकियल सर्कुलेशन और लिम्फेटिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि पल्मोनरी ट्रंक है जिसके थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लंग्स में, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज में डिवाइड हो जाता है, फिर वो जाते हैं राइट और लेफ्ट रेस्पेक्टिव लंग्स में, वहां पे फिर आर्टीरियोल्स के थ्रू कैपिलरीज में चले जाते हैं जो कि अल्वेओलाई को लाइन करते हैं। ठीक है, जो अल्वेओलस आपके पास होते हैं, अल्वेओलाई जो होते हैं लंग्स में, दे आर एम्बेडेड इन कैपिलरीज। ठीक है, अब ये कैपिलरीज में जब ब्लड आता है इन अल्वेओलस की तरफ, यहाँ पे क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाता है एंड देन दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिटर्न्ड बैक टू द लेफ्ट एट्रियम वाया द पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, अब ब्रोंकियल सर्कुलेशन है। ब्रोंकियल सर्कुलेशन में हम बात कर रहे हैं कि लंग्स तो ठीक है ब्लड को ऑक्सीजनेट कर देते हैं, लेकिन लंग्स को भी तो ब्लड चाहिए होता है ना, तो ये लंग्स को ब्लड कहाँ से आता है। अब इसके लिए जो एवोटा की थोरेसिक ब्रांच है, ठीक है, डिसेंडिंग थोरेसिक एवोटा जो है वो आपके पास राइट और लेफ्ट ब्रोंकियल आर्टरीज देता है जो कि राइट और लेफ्ट लंग को फिर सप्लाई करते हैं। दे सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, लंग्स को, जो लंग्स के कनेक्टिव टिश्यूज हैं, उसके सेप्टाई हैं, उसके ब्रोंकाई हैं, उनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड पास करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये यहाँ पे एक फिजियोलॉजिकल शंट की बात की गई है। फिजियोलॉजिकल शंट आपके पास इसका मतलब होता है कि जहाँ पे परफ्यूजन तो हो लेकिन वेंटिलेशन ना हो।
ठीक है, ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगी थोड़ा सा डिटेल में, क्योंकि वेंटिलेशन परफ्यूजन की जब हम बात करेंगे तो उसमें ये पॉइंट दोबारा आएगा। ठीक है, अब लिम्फेटिक सर्कुलेशन है। लिम्फेटिक सर्कुलेशन क्या करते हैं, जो आपके पास प्लाज्मा प्रोटीन्स हो गए या बाकी जो पार्टिकुलेट मैटर है, ठीक है, वो लंग्स से रिमूव करते हैं। दे आर प्रेजेंट इन वॉल्स ऑफ टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, और जो लंग के सपोर्टिव टिश्यूज हैं उसमें आपके पास लिम्फेटिक सर्कुलेशन के लिम्फेटिक जो नोड्यूल्स हैं वो हैं। ठीक है, दे रिमूव द पार्टिकुलेट मैटर एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स, thus they prevent the pulmonary edema। अब लिम्फेटिक सर्कुलेशन में ड्रेनेज पाथवे में हमारे पास लिम्फ नोड्स हैं। ठीक है, सबसे पहले डीप लिम्फेटिक नोड्स हैं जो कि पल्मनरी नोड्स में ड्रेन होते हैं, फिर वो जाते हैं ब्रोंको पल्मनरी नोड्स में, वहां से फिर वो जाते हैं ट्रेकियो ब्रोंकियल नोड्स में, और फिर वो ब्रोंको मीडियास्टिनल नोड जो ट्रंक है उसमें ड्रेन हो जाते हैं। ठीक है, अब पल्मोनरी सर्कुलेशन के करेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं? मैंने आपको पहले भी बताया कि ये लो प्रेशर लो रेजिस्टेंस सिस्टम है। ठीक है, लेकिन इसकी कैपेसिटेंस हाई है। अब कैपेसिटेंस किसे कहते हैं? कैपेसिटेंस जो होती है, इट डिस्क्राइब्स द डिस्टेंसिबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल्स। क्या डिस्क्राइब करता है? द डिस्टेंसिबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल्स। डिस्टेंसिबिलिटी कहते हैं द एबिलिटी टू स्वेल। ठीक है, capacitance होता है the distensibility of the blood vessels, and distensibility means the ability to swell. Thickness of the right ventricle and the pulmonary artery is 1/3 of the left ventricle and the aorta. Pulmonary capillaries are larger in diameter than the systemic capillaries, and each alveolus is enclosed in basket of capillaries. अब यहाँ तक क्लियर है या नहीं? ठीक है, अब इस प्रेशर्स में आप देखेंगे कि किस तरह से पल्मोनरी सर्कुलेशन के जो प्रेशर्स हैं वो सिस्टमिक सर्कुलेशन से कम है। ठीक है, पल्मोनरी सिस्टम में हमारे पास 4 मेन प्रेशर्स हैं। राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर है, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर है, लेफ्ट एट्रियल प्रेशर है, और पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर है। ठीक है, राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर जो है हमारे पास हर एक कार्डियक साइकिल में डिफरेंट होता है। ठीक है, ड्यूरिंग सिस्टरी जो कंट्रैक्शन है उसमें वो पीक की तरफ चला जाता है। 25 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है। ठीक है, ड्यूरिंग जो राइट वेंट्रिकल सिस्टली होता है। डायस्टली में वो कितना है, जो उसमें 0 to 1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है। ठीक है, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल में वो 5 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है। ठीक है, अब लेफ्ट वेंट्रिकल चूंकि सिस्टेमिक तरफ वो ब्लड पुश करता है तो वहां पे प्रेशर ज्यादा है एज कम्पेयर टू जो कि पल्मोनरी सर्कुलेशन की तरफ ब्लड प्रेशर पुश करते हैं तो उसमें वो कम है। इसी तरह पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर जो है वो देखें आप, सिस्टोलिक सिस्टोलिक में प्रेशर कितना होता है, 25 होता है। डायस्टोलिक में प्रेशर फिर कम हो जाता है, 8 मिलीमीटर हो जाता है। मीन आर्टीरियल प्रेशर कितना है, 15 मिलीमीटर है, जबकि पल्स प्रेशर यहाँ पे है 17 मिलीमीटर। ठीक है, ये आपके पास डिफरेंट प्रेशर्स हैं, ये आपको मेमोराइज करने होंगे कि ये कितना कितना प्रेशर डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में पल्मोनरी सिस्टम में कितना होता है। इसी तरह हमारे पास लेफ्ट एट्रियल प्रेशर है। अब लेफ्ट एट्रियम में क्या होता है, जब ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाता है वो आता है लंग से लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, तो वहां पे वेन जो मेजर वेन प्रेशर होगा, पल्मोनरी वेन प्रेशर, वो आप देखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो मेजर पल्मोनरी वेन प्रेशर है वो एवरेज है 5 mm। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग प्रेशर ग्रेडियंट चेक करेंगे, क्योंकि आपके पास लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर जो होगा वो हाई है, 15 है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर और पल्मोनरी वेन प्रेशर, तो इस प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से, प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर आपके पास आता है उधर। तो अब ये प्रेशर ग्रेडियंट आप किस तरह कैलकुलेट करेंगे, मीन पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे मीन पल्मोनरी वेन प्रेशर। 15 था हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर, उससे आपने सब्ट्रैक्ट किया जो मीन जो पल्मोनरी वेन प्रेशर है, तो आपके पास आ गया लेफ्ट एट्रियल प्रेशर 10 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। अब पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर कितना होता है, ये हमारे पास होता है 10 mm ऑफ मर्क्यूरी। कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इज 25 mm, so net suction force of 15 mm of mercury draw fluid from the pulmonary interstitial fluid into the pulmonary capillary, so keeps the alveoli dry। अब यहाँ पे प्रेशर्स की बात हुई है, कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर की बात हुई है, और जो आपके पास पल्मोनरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड और पल्मोनरी कैपिलरी की बात हुई है, ये हमारे पास फिल्ट्रेशन के लिए प्रेशर्स होते हैं। ठीक है, हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेशर्स हैं यहाँ पे जो कि फिल्ट्रेशन में रोल प्ले करते हैं। एक हमारे पास होता है इंटरस्टिशियल ऑनकोटिक प्रेशर, ये आप लोग अपने पास नोट कर लें, ये स्लाइड्स में नहीं है। ठीक है, ये मैं आपको जनरली जो ये पॉइंट है इसको एक्सप्लेन करने के लिए बता रही हूँ। एक होता है इंटरस्टिशियल ऑनकोटिक प्रेशर। ठीक है, एक होता है इंटरस्टिशियल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, फिर होता है कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और फोर्थ है प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर। मैं रिपीट कर देती हूँ, नंबर 1 इज इंटरस्टिशियल ऑनकोटिक प्रेशर,
इंटरस्टिशियल ऑन्कोटिक प्रेशर हमारे पास नंबर 1 है। जब ये ज्यादा होता है तो इट फेवर्स फिल्ट्रेशन आउट ऑफ द कैपिलरी, ठीक है। इंटरस्टिशियल ऑन्कोटिक प्रेशर जब ज्यादा होता है तो ये क्या करता है, इट फेवर्स फिल्ट्रेशन आउट ऑफ द कैपिलरी, ठीक है। सेकंड हमारे पास है इंटरस्टिशियल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये मैं दोबारा भी रिपीट कर दूंगी, अगर किससे मिस हो गया होगा तो वो फिर लिख लें। इंटरस्टिशियल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हमारे पास है नंबर 2। जब ये ज्यादा होता है तो ये फिल्ट्रेशन को अपोज करता है, ठीक है। नंबर 1 क्या था, इंटरस्टिशियल ऑन्कोटिक प्रेशर। जब वो ज्यादा होता है तो वो फिल्ट्रेशन को फेवर करता है, आउट ऑफ द कैपिलरी फिल्ट्रेशन को फेवर करता है। इसके ऑपोजिट हमारे पास है इंटरस्टिशियल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। जब वो ज्यादा होता है तो वो आउट ऑफ द कैपिलरी फिल्ट्रेशन को अपोज करता है। अब थर्ड हमारे पास है कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी नंबर 1 की तरह जो इंटरस्टिशियल ऑन्कोटिक प्रेशर था, ये भी क्या करता है, ये फिल्ट्रेशन को फेवर करता है आउट ऑफ द कैपिलरी। थर्ड क्या है, कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये क्या करता है, ये फेवर करता है फिल्ट्रेशन को आउट ऑफ द कैपिलरी। फोर्थ हमारे पास है प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर, ठीक है। ये क्या करता है, ये भी फिल्ट्रेशन को अपोज करता है। तो बेसिकली हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ प्रेशर्स हैं। इंटरस्टिशियल ऑन्कोटिक प्रेशर है, ठीक है, नंबर 1। अगर वो ज्यादा होगा तो फिल्ट्रेशन आउट ऑफ द कैपिलरीज होगी, ठीक है। ये हमारे पास कब होता है, जो हमारे पास इन एडुकेट लिम्फेटिक फंक्शन में ये हमारे पास ज्यादा होता है, तो इस केस में फिर आपके पास फिल्ट्रेशन आउट ऑफ द कैपिलरी होती है, ठीक है। सेकंड था इंटरस्टिशियल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इंटरस्टिशियल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, अगर ये ज्यादा होता है तो ये फिल्ट्रेशन को अपोज करता है, मतलब कि फिल्ट्रेशन होने के लिए जरूरी है कि इंटरस्टिशियल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आपके पास कम हो, ठीक है, क्योंकि अगर ये ज्यादा होगा तो ये फिल्ट्रेशन को अपोज करेगा। थर्ड हमारे पास है कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या करता है, वो फिल्ट्रेशन को फेवर करता है, ठीक है, वो क्या करता है, फिल्ट्रेशन को फेवर करता है। अब कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हमारे पास कौन कौन से केसेस में ज्यादा हो सकता है, जैसे कि आर्टीरियल डायलेशन हो रही है, या फिर वीनस कंस्ट्रक्शन हो रही है, या फिर वीनस प्रेशर ज्यादा है, तो इन केसेस में आपके पास कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा हो जाएगा एंड इट विल फेवर फिल्ट्रेशन आउट ऑफ द कैपिलरी। फिर है प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर। प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर क्या करता है, ये भी अपोज करता है फिल्ट्रेशन को। तो हमारे पास दो चीजें फेवर करती है, दो चीजें अपोज करती हैं, ठीक है। आप जरा मुझे बता दें कि मैं ये रिपीट कर दूं। बच्चे मैं बहुत स्लो बोल रही हूँ क्योंकि लेक्चर बहुत ज्यादा डिटेल्ड है और मुझे थोड़ा सा टाइम कम है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा मुझे स्पीड लगानी पड़ रही है। जो लो पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर है, इसकी अब सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। आप देखें पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर हमारे पास कम क्यों है, इसलिए कम है, अगर आपके पास पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर राइज होगा अबव 25 तो इसकी वजह से फ्लूइड एस्केप हो जाएगा इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेसेस, जैसे कि मैंने आपको अभी प्रेशर्स में बताए थे। अगर इसका प्रेशर नॉर्मल से ज्यादा हो रहा है तो उसमें क्या होगी, फिल्ट्रेशन हो जाएगी। फिल्ट्रेशन होगी, फ्लूइड एस्केप होगा वहां से कैपिलरी से इंटरस्टिशियल स्पेस में, और जब वो फ्लूइड वहां से एस्केप हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, पल्मोनरी एडिमा डेवलप हो जाएगा, ठीक है। पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर अगर रेज होगा तो क्या होगा, इस जो फिल्ट्रेशन है वो हो जाएगी, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है। जो कैपिलरी का प्रेशर है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, वो फेवर करता है। अगर कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा होता है तो फिल्ट्रेशन होती है। थर्ड पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अगर वो ज्यादा होता है तो वो क्या होता है, इट फेवर्स फिल्ट्रेशन। तो अगर इसी तरह कैपिलरी प्रेशर को आपने नॉर्मली लो रखना होता है, क्योंकि अगर वो ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है, फ्लूइड एस्केप होता है, फिल्ट्रेशन होती है, एंड इट कैन लीड टू पल्मोनरी एडिमा। Different conditions that can raise this pressure are exercise at high altitude, लेफ्ट हार्ट फेलियर, माइट्रल स्टेनोसिस या फिर पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ठीक है। पल्मोनरी वेज प्रेशर है, पल्मोनरी वेज प्रेशर बेसिकली हम इसलिए चेक करते हैं टू एस्टिमेट द लेफ्ट एट्रियल प्रेशर, ठीक है। ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू ये मेजर होता है। इट इज मेजर्ड बाय पासिंग अ कैथेटर थ्रू द राइट वेंट्रिकल देन इनटू द पल्मोनरी आर्टरी अप टू द स्मॉलेस्ट ब्रांच ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। अब इसमें हम बेसिकली करते हैं पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर, बट वी यूज इट टू एस्टिमेट द लेफ्ट एट्रियल प्रेशर। इट इज यूज्ड टू स्टडी द लेफ्ट एट्रियल प्रेशर इन पेशेंट्स ऑफ कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर।
पल्मनरी ब्लड वॉल्यूम्स हैं, ठीक है। पल्मनरी वेसल्स में हमारे पास 600 मिलीलीटर ऑफ ब्लड होता है। इट्स कैपेसिटेंस कैन वेरी फ्रॉम 200 टू 900 मिलीलीटर। अब कैपेसिटेंस मैंने आपको बताया था कि कैपेसिटेंस क्या होता है, डिस्टेंसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। डिस्टेंसिबिलिटी क्या होती है? एबिलिटी टू स्वेल, ठीक है। मतलब कि नॉर्मली तो इसमें 600 मिलीलीटर तक ब्लड होता है, बट ये आपके पास 200 या 900 ml तक ब्लड एकोमोडेट कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कैपेसिटेंस कि वो कितना स्वेल हो सकते हैं, कितना ब्लड वो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। The pulmonary blood volume decreases during standing and during hemorrhage to compensate. ठीक है, स्टैंडिंग पोजीशन में और ड्यूरिंग हेमरेज में ड्यू टू डिफरेंट इफेक्ट्स जो होता है पल्मोनरी ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है टू कंपेंसेट, सो एक्ट्स एज अ रिजर्वॉयर। अब ये जो ड्यूरिंग स्टैंडिंग या ड्यूरिंग हेमरेज कंपेंसेट करता है, ब्लड वॉल्यूम्स कम होते हैं, इसके लिए मैं आपको अभी वेंटिलेशन और परफ्यूजन की तरफ हम जाएंगे, सो वी विल एक्सप्लेन इट इन डिटेल। पल्मोनरी ब्लड फ्लो है, उसके लिए हमारे पास जोन्स हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो जोन्स की तरफ हम आते हैं, हमारे पास 3 जोन्स हैं कि जोन 1 जो है वो एपिक्स है, जोन 2 जो है वो मिडल है और जोन 3 जो है वो बेस है, ठीक है। हमारे पास नॉर्मली एपिक्स पे जो होती है वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो हाई होती है, बट इट डिक्रीजेस टुवर्ड्स द बेस। अब वेंटिलेशन क्या है? वेंटिलेशन इज द अमाउंट ऑफ एयर दैट इज गोइंग इनटू द अल्वियोलाई एंड थस रेडी फॉर गैस एक्सचेंज, ठीक है। अगर आप अमाउंट ऑफ एयर की बात कर रहे हैं तो आप वेंटिलेशन से रिप्रेजेंट करेंगे, वेंटिलेशन इज एब्रिविएटेड बाय वी। अगर आप अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो की बात कर रहे हैं टू द अल्वेलाई तो आप उसे कहेंगे परफ्यूजन, ठीक है। अगर एयर की बात हो रही है तो वेंटिलेशन, अगर ब्लड फ्लो की बात हो रही है तो परफ्यूजन, एंड परफ्यूजन इज एब्रिविएटेड एज क्यू, ठीक है। अब डिफरेंट जोन्स हैं हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम जोन्स की बात करें तो हमें ये समझना जरूरी है कि हमारे पास डिफरेंट प्रेशर्स जो ये डायग्राम में रिप्रेजेंट हुए हैं, पी विद कैपिटल ए एंड पी विद स्मॉल ए, ये क्या है? आपके पास जो लंग्स में ब्लड है वो आ रहा है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी का जो प्रेशर है उसे डिनोट करते हैं पी विद स्मॉल ए, ठीक है। जो पी स्मॉल ए है वो डिनोट करता है पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर को। पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है? इट ब्रिंग्स ब्लड टू द अल्वेलाई, ठीक है। फिर है उसके बाद हमारे पास जब ये पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड आता है तो ये कैपिलरीज में जब जाता है वहां पे फिर ये अल्वियोलस में गैसेस एक्सचेंज होता है। अब अल्वियोलाई का अपना प्रेशर है, ठीक है, जिसे कहते हैं अल्वियोलर प्रेशर। इट इज डिनोटेड बाय पी कैपिटल ए, ठीक है। पी विद कैपिटल ए जो है ये अल्वियोलर प्रेशर है। फिर जब यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो जाता है फिर पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जो होता है ब्लड वापस जाता है लेफ्ट एट्रियम में। तो यहाँ पे जब वेन्स में होता है उसे कहते हैं पल्मोनरी वेन प्रेशर, एंड इट इज डिनोटेड बाय पी विद वी, ठीक है। पीवी जो है वो रिप्रेजेंट डिनोट करता है पल्मोनरी वेन प्रेशर को, ठीक है। अब आपके पास नॉर्मली जो होता है जब आप एपेक्स से बेस की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो ड्यू टू ग्रेविटी और सर्टेन इफेक्ट्स आपके पास एपेक्स में जो होते हैं अल्वियोलाई लार्ज होते हैं, ठीक है। और जब आप बेस की तरफ जाते हैं तो अल्वियोलाई आहिस्ता आहिस्ता स्मॉल होते जाते हैं, ठीक है, देयर साइज बिकम्स लेस। अब आपके पास जोन 1 जो है, जोन 1 रिप्रेजेंट करता है एपेक्स को, ठीक है। एपेक्स में क्या होता है? एपेक्स में हमारे पास चूंकि अल्वियोलाई लार्ज होते हैं तो आपके पास अल्वियोलर प्रेशर ज्यादा होता है, ठीक है। क्या होता है? पी कैपिटल ए जो है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो पी स्मॉल ए है विच इज द पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर, वो आपके पास सिर्फ इतना ही होता है ताकि वो मेंटेन कर सके परफ्यूजन को। इट इज जस्ट सफिशिएंट टू मेंटेन परफ्यूजन, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे पल्मोनरी जो अल्वियोलर प्रेशर है वो सबसे ज्यादा है, फिर आपके पास है पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर, और फिर आपके पास है पल्मोनरी वेन प्रेशर, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर इज मोर देन पल्मोनरी वेन प्रेशर। अब यहाँ पे क्या है? आपके पास परफ्यूजन जो होती है वो कम होती है, ठीक है, क्योंकि आपके पास अल्वियोलर प्रेशर ज्यादा है जबकि आर्टरी प्रेशर और वेन प्रेशर कम है, तो ब्लड कम आ रहा है, जबकि वेंटिलेशन ज्यादा है तो आपके पास लेस परफ्यूजन है। जोन 2 जो है, जोन 2 आपके पास मिड लाइन है, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे आपके पास परफ्यूजन वेंटिलेशन दोनों दे आर बोथ गुड, ठीक है। जोन 1 में क्या है? देयर इज लेस परफ्यूजन, ठीक है। जोन 2 फिर आपके पास मॉडरेट है, ठीक है, उसमें परफ्यूजन और वेंटिलेशन आर बोथ गुड। अब यहाँ पे क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर है वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ब्लड आपके पास नॉर्मली आ रहा है। इसमें एक्चुअली ये जो ब्लड की बात है ये अबव और बिलो द हार्ट लेवल की बात है, ठीक है। एपेक्स और बेस चूंकि अबव और बिलो द हार्ट लेवल है तो उसमें डिफरेंसेस होती हैं, जबकि ये एग्जैक्टली एट द हार्ट लेवल है जो जोन 2 है, तो इसमें आपके पास मॉडरेट है सब कुछ, ठीक है। जोन 3 में फिर क्या होता है? आपके पास जो यहाँ पे जोन 3 में अब चूंकि बेस की बात हो रही है, और मैंने कहा था कि जैसे ही आप एपेक्स से बेस की तरफ जाते हैं तो अल्वियोलाई छोटे होते जाते हैं, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ द स्मॉल अल्वियोलाई आपके पास अल्वियोलर प्रेशर जो होता है वो लोवेस्ट होता है, ठीक है। पी विद कैपिटल ए जो अल्वियोलर प्रेशर है आप इसे देखेंगे जोन 3 में, डायग्राम में आप देखें ये सबसे लोवेस्ट है।
अब यहाँ पे फिर पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर जो होता है वो ज्यादा होता है, more than the pulmonary vein pressure, and the pulmonary artery pressure is the lowest in all parts of the pulmonary system. ठीक है, pulmonary blood flow nearly equal to the cardiac output होती है. Blood flow through the lung depends on relationship between pressures of the pulmonary artery, pulmonary vein and the alveolar artery. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको अभी explain किया है. In supine position, the mean arterial pressure is same all over the lungs, so all regions are equally perfused. लेकिन difference कब आती है? Gravity की वजह से. In erect position, gravity affects due to a hydrostatic pressure effect. ठीक है? तो आपके पास ग्रेविटी की वजह से क्या हो जाते हैं, जो प्रेशर्स हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं. Zero reference plane is at the level of the right atrium, so pulmonary arterial pressure in the middle of the lung is 15. At apex वो कम होता है, 4 है, and at the base it is more, 26 mm of mercury. ठीक है, पल्मोनरी आर्टीरियल प्रेशर मैंने आपको क्या कहा था, ये जब आप एपेक्स से बेस की तरफ जाते हैं तो ये ज्यादा होता जाता है और अल्वियोलर प्रेशर कम होता जाता है. फिर हम परफ्यूजन जोन्स की तरफ आते हैं. ठीक है, अब परफ्यूजन जोन्स में हमारे पास जो है दे आल्सो डिपेंड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द अल्वियोलर प्रेशर, द पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर एंड पल्मोनरी वेनस प्रेशर. जो 3 जोन्स हैं, जोन 1, जोन 2 और जोन 3. जोन 1 में क्या होता है, इट इज एरिया ऑफ जीरो फ्लो. जीरो फ्लो क्यों है? क्योंकि जो आपके पास आर्टीरियल प्रेशर है वो कम है एज कम्पेयर टू द वेनस प्रेशर. इट डज नॉट एग्जिस्ट इन नॉर्मल रंग. इन हाइपोवोलेमिक शॉक या पल्मोनरी एम्बोलिज्म में आपके पास फिर जोन 1 आ सकता है. जोन 2 में इंटरमिटेंट है, मॉडरेट है. ठीक है, क्योंकि पीए जो पल्मोनरी आर्टीरियल प्रेशर है, इट इज मोर देन अल्वियोलर प्रेशर व्हिच इज मोर देन पल्मोनरी वेन प्रेशर एंड इट अकर्स ड्यूरिंग सिस्टोलिंग. अब यहाँ पे एक वाटरफॉल इफेक्ट की बात हुई है. अगर यहाँ तक क्लियर है तो मैं आगे जाऊँ. वाटरफॉल इफेक्ट की बात हुई है. वाटरफॉल इफेक्ट इज बेसिकली टू डिस्क्राइब द वीनस रिटर्न टू द हार्ट. ठीक है, जैसे कि आपने कभी वाटरफॉल देखा होगा, जैसे कि हिली एरियाज में आप देखते हैं कि जितना भी उसकी हाइट हो, ठीक है, हाइट जो होती है वो ब्लड फ्लो को इन्फ्लुएंस नहीं करती. ठीक है, कि या इस जगह पे हाइट ज्यादा है तो वहां पे ब्लड फ्लो ज्यादा होगी, या इस जगह पे हाइट कम है तो ब्लड फ्लो कम होगी. इस तरह से पानी जो आपके पास वाटरफॉल्स आपने देखे होंगे, इसी तरह से वाटरफॉल इफेक्ट जो होता है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि जब आप हाइट को देखते हैं, हाइट टुवर्ड्स द एपेक्स, जो लंग की हाइट है, ठीक है, वो ब्लड फ्लो को अफेक्ट नहीं करती. ठीक है, ब्लड फ्लो इज डिटरमिन्ड बाय आर्टीरियोलर अल्वियोलर प्रेशर ग्रेडियंट. वो प्रेशर पे डिपेंड करती है एंड नॉट द आर्टीरियोलर वेनस ग्रेडियंट. उसकी हाइट पे डिपेंड नहीं करती, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती. ठीक है, फिर जोन 3 है, कंटिन्यूअस हाई ब्लड फ्लो है. यहाँ पे जनरली अकर्स नियर द बॉटम ऑफ द लंग. अब यहाँ पे क्या हो जाता है, चूंकि जोन 3 है तो यहाँ पे ब्लड फ्लो ज्यादा है, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर ज्यादा है, पल्मोनरी वेन प्रेशर भी ज्यादा है, अल्वियोलर प्रेशर सबसे कम है. क्यों? क्योंकि जब आप एपेक्स जोन की तरफ, एपेक्स से बेस की तरफ जाते हैं तो आपके पास अल्वियोलाई स्मॉलर होते जाते हैं. ये हो गया. ठीक है, अब इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी एक बार तो बस फिर रिपीट कर देते हैं. इन सुपाइन पोजीशन अल्वियोलर वेंटिलेशन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं है. अपराइट पोजीशन में क्या हो जाता है, अल्वियोलर प्रेशर इज 0 थ्रू आउट द लंग. इंट्राप्लूरल प्रेशर एट एपेक्स इज 10 mm, एट बेस इज 2 mm. ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर 10 into एट एपेक्स एंड बेस. सो लीनियर रिडक्शन इन रीजन अल्वियोलर वेंटिलेशन फ्रॉम बेस टू एपेक्स. ठीक है, वेंटिलेशन जो होता है उसमें डिफरेंस आ रही होती है. क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इस चीज की डिपेंडेंट पोजीशन पे है. सो आर्टीरियल ऑक्सीजनेशन इन यूनिलेटरल लंग डिजीजेस इज इंप्रूव्ड बाय कीपिंग गुड लंग इंडिपेंडेंट पोजीशन. ठीक है, अब जब आपके पास यूनिलेटरल लंग डिजीज हो तो उसमें फिर आप क्या करते हैं, इसी ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से जो आपके पास वेंटिलेशन इंप्रूव हो रही होती है, तो आप क्या करते हैं, जो गुड लंग है आप उसको डिपेंडेंट पोजीशन पे रख देते हैं. बट ऑपोजिट इज डन इन इन्फेंट्स. अल्वियोलर वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो की बात हो रही है, तो आपके पास क्या होता है, अपराइट पोजीशन में. अब यहाँ पे भी वेंटिलेशन मैंने कहा था कि अमाउंट ऑफ एयर की बात हो रही है, परफ्यूजन में अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो की बात हो रही है. ठीक है, रेशियो ऑफ अल्वियोलर वेंटिलेशन पर मिनट टू क्वांटिटी ऑफ द ब्लड फ्लो टू अल्वियोलाई पर मिनट, वी ए बाई क्यू. आप उसको वी बाई क्यू भी लिख सकते हैं, वी ए लिखना जरूरी नहीं है, बट नॉर्मली वी ए बाई क्यू. आपके पास जो हमारे पास जो एवरेज वी बाई क्यू रेशियो है वो है 0.8. ठीक है, 0.8 या 0.9 आप कह सकते हैं, ये रेंज है हमारे पास. It means that there is more blood flow to the lungs than ventilation. ठीक है, ventilation क्या थी, amount of air going into the alveoli. Perfusion क्या है, amount of blood flow to the alveoli. Average value क्या है, 0.8, which means that there is more blood flow to the lungs than ventilation. Effect of gravity की हम बात करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा जनरली बता देती हूँ. जब आपके पास बंदा अपराइट पोजीशन में होता है
तो अपर पोर्शंस ऑफ द लंग जो है दे आर वेल अबव द लेवल ऑफ द हार्ट, ठीक है, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया। Upright position में upper portions are above the level of the heart while base of the lungs are below it, ठीक है। This this whole positioning has an important implication on the V and Q ratio, ठीक है। Gravity basically affects how much blood goes into various parts of the lung. अब इसमें क्या होता है, जोन 1 में मैंने आपको कहा था कि चूंकि वो अबव द लेवल ऑफ द हार्ट है, सो देयर विल बी लेस ब्लड फ्लो, ठीक है। देयर विल बी डिक्रीज्ड परफ्यूजन एट द एपेक्स ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो यहाँ पे जोन 1 में आपके पास क्या होगा, चूंकि डिक्रीज्ड परफ्यूजन है, सो देयर विल बी वेस्टेड वेंटिलेशन। अब वेस्टेड वेंटिलेशन का क्या मतलब है कि यहाँ पे गैस आ तो रही है, ठीक है, एयर इज कमिंग, लेकिन यहाँ पे एफिशिएंट परफ्यूजन नहीं है, ठीक है, ब्लड फ्लो नॉर्मली नहीं है, तो आपके पास यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज से ही नहीं हो रही, ठीक है। क्या है, यहाँ पे डिक्रीज्ड परफ्यूजन है लेकिन वेस्टेड वेंटिलेशन है, बिकॉज द गैस इज नॉट एक्सचेंज्ड एफिशिएंटली इन द जोन 1 एज देयर इज लेस परफ्यूजन। जोन 2 की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो एट द लेवल ऑफ द हार्ट है, वहां पे मॉडरेट सब कुछ सफिशिएंट हो रहा होता है। हम इंपॉर्टेंट जोन्स हमारे पास हैं जोन 1 और जोन 3, ठीक है। इसी तरह फिर बेस में क्या होता है, जो आपके पास जोन 3 है, वहां पे ड्यू टू ग्रेविटी इफेक्ट ब्लड ज्यादा जाता है, ठीक है। सो देयर इज मोर परफ्यूजन, इंक्रीज्ड परफ्यूजन एट द बेस, तो यहाँ पे आपके पास वेस्टेड परफ्यूजन होगी। जोन 1 में क्या थी, वेस्टेड वेंटिलेशन, क्योंकि एयर आ तो रहा था लेकिन ब्लड इनफ नहीं आ रहा था, तो गैसेस एक्सचेंज सही नहीं हो रहा था, ठीक है। तो जो एयर आ रहा था वो वेस्ट हो रहा था, देयर वाज वेस्टेड वेंटिलेशन। बेस में क्या होता है, आपके पास इंक्रीज्ड परफ्यूजन है ड्यू टू ग्रेविटी इफेक्ट, ठीक है। तो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है परफ्यूजन की, ठीक है। ये आप याद रखें कि जो वी क्यू रेशियो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द परफ्यूजन। जोन 1 में हमने क्या कहा था कि वेंटिलेशन तो कम है लेकिन परफ्यूजन बहुत कम है, क्यों, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। एज एपेक्स इज अबव द हार्ट लेवल वी हैव लार्जर alveoli, ठीक है। एट द सेम टाइम वी हैव डिक्रीज्ड pulmonary intraventricular pressure, intravascular pressure due to less blood flow to this area। लेस ब्लड फ्लो है तो क्या मतलब है कि यहाँ पे आपके पास देयर इज वेरी लो परफ्यूजन, लेस वेंटिलेशन ड्यू टू लार्ज alveoli एंड वेस्टेड वेंटिलेशन ड्यू टू डिक्रीज्ड परफ्यूजन। तो यहाँ पे क्या होता है, आपके पास देयर इज लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन टू ऑफर बट नॉट इनफ आरबीसीज टू कैरी इट, ठीक है। अब आपको पॉइंट आई गेस के समझ आ गई होगी कि मैं क्यों कह रही थी कि आपके पास वेस्टेड वेंटिलेशन होती है। वेस्टेड वेंटिलेशन क्यों होती है, क्योंकि आपके पास द एयर इज कमिंग, देयर इज लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन टू ऑफर बट नॉट इनफ आरबीसीज टू कैरी इट, ब्लड सही नहीं आ रहा, ठीक है। अब इसके कॉजेस क्या है, कॉजेस ऑफ अल्ट्रेशन। Causes of altered alveolar ventilation can be bronchial asthma, emphysema, pulmonary fibrosis, pneumothorax, and congestive heart failure. While causes of altered pulmonary perfusion, अब वेंटिलेशन के लिए वो कॉजेज हैं, परफ्यूजन कौन कौन से, परफ्यूजन में चूंकि ब्लड फ्लो की बात हो रही है तो आपने ब्लड के कॉजेज की तरफ देखना है, ठीक है। जैसे कि एनाटॉमिकल शंट्स हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, decrease in pulmonary vascular bed in emphysema या increase in the pulmonary resistance in pulmonary fibrosis, pneumothorax या congestive heart failure। जब आप वेंटिलेशन के कॉजेस की बात करेंगे तो आपने एयर प्रॉब्लम्स की तरफ देखना है, अगर आप परफ्यूजन के कॉजेस की तरफ बात करें तो आपने ब्लड प्रॉब्लम्स की तरफ माइंड जाना चाहिए, ठीक है। अब जो इफेक्ट्स ऑफ अल्टरेशन इन वी क्यू रेशियो की बात हुई, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास हम एक वी क्यू रेशियो का जो हमारे पास डिफरेंस है, ठीक है, उसको हम देखेंगे वी क्यू मिसमैच की तरफ। इसको हम एक स्पेक्ट्रम से रिप्रेजेंट कर देते हैं, मैं आपके लिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देती हूँ, ठीक है। नॉर्मली जो हमारे पास वी क्यू रेशियो है वो तो मैंने आपको कहा था कि वो 0.8 है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास दो चीजें हो सकती हैं, वी बाई क्यू डिफेक्ट्स हमारे पास दो टाइप के हो सकते हैं। एक या तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो, ठीक है, वेंटिलेशन कम हो, या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो, परफ्यूजन में प्रॉब्लम हो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ताकि मैं आगे जाऊं। टाइप्स हैं, या तो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, एट सम पॉइंट हमारे पास लंग में एक ऐसा पॉइंट होता है जब आपके पास वेंटिलेशन जीरो हो, ठीक है। उस पॉइंट को आप कह सकते हैं एब्सोल्यूट फिजियोलॉजिकल पल्मोनरी शंट, ठीक है। एब्सोल्यूट फिजियोलॉजिकल पल्मोनरी शंट, शंट किसे कहते हैं, व्हेन देयर इज परफ्यूजन बट नो वेंटिलेशन, ठीक है। जब आपके पास परफ्यूजन हो लेकिन वेंटिलेशन ना हो तो उसे आप कहते हैं शंट, ठीक है। पल्मोनरी शंट किसे कहते हैं, व्हेन देयर इज परफ्यूजन बट नो वेंटिलेशन, मतलब कि ब्लड फ्लो है लेकिन एयर फ्लो नहीं है।
तो इस केस में आपके पास क्या होता है, इस केस में आपके पास फिर वी क्यू रेशो जो होता है वो 0 हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन सीओपीडी में अगर आप देखेंगे जो obstructive pulmonary diseases हैं, no oxygen is coming to the alveoli, so net oxygen leaving the pulmonary system is less and still you have all that carbon dioxide, ठीक है, as you can't breathe it out। तो आपके पास परफ्यूजन तो हो रही है, लेकिन आपके पास जो नेट ऑक्सीजन है इट कैन नॉट लीव द पल्मोनरी सिस्टम एज यू कांट ब्रीथ नॉर्मली, ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है। तो इसे कहते हैं एब्सोल्यूट फिजियोलॉजिकल पल्मोनरी शंट। इसमें क्या होता है, वेंटिलेशन नहीं होती, परफ्यूजन होती है, तो इस केस में आपके पास वी बाई क्यू रेशो कितना होता है, वो 0 होता है, ठीक है। वी बाई क्यू रेशो इज 0। आपके पास फिर एक है जो आप अगर जो मिड लाइन है, ठीक है, मिडल की अगर हम बात करें, जब आपके पास नॉर्मल हो तो वहां पे वी क्यू रेशो आपके पास 1 होगा, इनफ एयर एंट्री है और इनफ ब्लड फ्लो है टू द अल्वेलाई, ठीक है। एवरेज वी क्यू रेशो आपके पास 0.8 है, ठीक है। आप इसको एक एरो से रिप्रेजेंट कर दें ताकि आपको इजी हो। एरो आप बना लें, लेफ्ट साइड पे जो है, जो लेफ्ट कॉर्नर है उस पे आप लो वी क्यू रेशो लिखें, ठीक है। वहां पे आपके पास वी क्यू रेशो इज 0 बिकॉज क्यों, यहाँ पे आपके पास एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, हम इसको एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ पे आपके पास पल्मोनरी शंट है, पल्मोनरी शंट मींस परफ्यूजन बट नो वेंटिलेशन, ठीक है। ये आपके पास डिफरेंट एयरवे ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेस में हो सकता है, जैसे कि सीओपीडी वगैरह हो गए, ठीक है। फिर मिड में आप बना ले वी क्यू रेशो 1 विच इज नॉर्मल, ठीक है। अब यहाँ पे इनफ एयर एंट्री है, ब्लड फ्लो भी ठीक है, तो आपके पास एवरेज वी बाई क्यू रेशो 0.8 आ रहा है, ठीक है। जो राइट कॉर्नर ऑफ द एरो है वहां पे आप बना दे वी बाई क्यू रेशो इज इक्वल टू इन्फिनिटी साइन बना दें, ठीक है, इन्फिनिट साइन बना दें। वी क्यू रेशो अब आपके पास इंक्रीज हो रहा है, वी क्यू रेशो इंक्रीजेस, मतलब कि आपके पास, अब मैंने कहा था कि वी क्यू रेशो ज्यादा कब होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसको है, परफ्यूजन के। वी क्यू रेशो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परफ्यूजन। अगर आपके पास वी क्यू रेशो ज्यादा हो रहा है, मतलब कि आपके पास यहाँ पे अब परफ्यूजन कम होगी, परफ्यूजन कम होगी मतलब कि आपके पास डेड स्पेस है, देयर इज ब्लॉकेज टू द ब्लड फ्लो, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या होता है, एब्सोल्यूट फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। जब आपके पास जो लो वी क्यू रेशो था वहां पे क्या था, पल्मोनरी शंट था, एब्सोल्यूट फिजियोलॉजिकल पल्मोनरी शंट था, क्योंकि परफ्यूजन थी लेकिन वेंटिलेशन नहीं हो रही थी। वी क्यू रेशो जब ज्यादा होता है तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाता है, एब्सोल्यूट फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस, मतलब कि यहाँ पे गैस इज एंटरिंग द अल्वेओलाई बट इट डज नॉट पार्टिसिपेट इन गैस एक्सचेंज। एयर तो आ रही है लेकिन गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रही, क्यों, बिकॉज देयर आर नो आरबीसीज टू कैरी इट, ठीक है। It can occur in certain conditions like in displayed cases of COPD में जब कैपिलरीज डैमेज हो जाते हैं, या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म में हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, डिक्रीज्ड परफ्यूजन होती है, तो आपके पास फिर यहाँ पे क्या होता है, जो वी क्यू रेशो है इट कैन बी एनी नंबर, ठीक है, वो ज्यादा होता है, ठीक है, इन्फिनिट तक, वो कोई किसी भी नंबर तक ज्यादा हो सकता है। ये आपको पास ये स्पेक्ट्रम क्लियर है। इसी तरह इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज है, ठीक है, जिस तरह हमने डिजीजेस और ग्रेविटी की बात की, तो एक्सरसाइज का भी इफेक्ट है ऑन रीजनल पल्मोनरी ब्लड फ्लो। ड्यूरिंग एक्सरसाइज द ब्लड फ्लो इंक्रीजेस इन ऑल रीजन्स ऑफ द ब्लड, नियर बेस इट इज इंक्रीज्ड बाय 2 to 3 times, near apex it is increased by 8 times। it occurs due to recruitment of capillaries and distension of capillaries की वजह से पल्मोनरी ब्लड फ्लो एक्सरसाइज में ज्यादा हो जाती है, ठीक है। पल्मोनरी कैपिलरी डायनामिक्स में पल्मोनरी ट्रांजिट टाइम है, ट्रांजिट टाइम का क्या मतलब है, मींस द ट्रांजिट टाइम इन पल्मोनरी सर्कुलेशन फ्रॉम द पल्मोनरी वेन्स वेल्व्स टू द लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम तक वो ब्लड कितने टाइम में ट्रांसफर करता है उसे कहते हैं पल्मोनरी ट्रांजिट टाइम, एंड दैट इज 4 seconds। कैपिलरी ट्रांजिट टाइम फॉर आरबीसीज इज 0.8 seconds at rest and 0.3 seconds during exercise। मीन फिल्ट्रेशन प्रेशर एट पल्मोनरी कैपिलरी, अब इसमें वही स्टार्लिंग्स फोर्सेस है जो मैंने आपको 4 फोर्सेस बताए थे, इंटरस्टिशियल ऑन्कोटिक प्रेशर, इंटरस्टिशियल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर, इन्हें कहते हैं स्टार्लिंग्स फोर्सेस, ठीक है। और ये अपना रोल प्ले करते हैं फिल्ट्रेशन में। तो फिल्ट्रेशन में इनकी वैल्यूज कितनी होगी ताकि ये फिल्ट्रेशन हो, तो ये वैल्यूज इस स्लाइड में शो हैं। इंटरस्टिशियल ऑन्कोटिक प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू बी 14, इंटरस्टिशियल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर -8, कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर 7 एंड प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर 28, ठीक है। इनकी ये मैंने आपको बता दिए थे प्रीवियसली कि इनमें से कौन कौन से प्रेशर्स फिल्ट्रेशन को प्रेफर करते हैं, फेवर करते हैं, कौन कौन से अपोज करते हैं, ठीक है। पल्मोनरी एडिमा क्यों होता है, इट अकर्स ड्यू टू इंक्रीज्ड कैपिलरी फिल्ट्रेशन। ये मैंने आपको बता दिया था कि कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो चूंकि वो फिल्ट्रेशन को फेवर करता है, तो क्या होगा, आपके पास फ्लूइड जो होगा वो रिलीज हो जाएगा कैपिलरी में, इंटरस्टिशियम में, तो आपके पास पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा।
कौन कौन से कंडीशंस में होता है? इंक्रीज्ड कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फ्रॉम 7 to 28, कैपिलरी परमेबिलिटी अगर ज्यादा हो जाएगी ड्यू टू इन्फेक्शंस या इरिटेंट गैसेस, या फिर एक्यूट लेफ्ट हार्ट फेलियर में इंक्रीज इन द कैपिलरी प्रेशर आकर्स टू 50 mm of mercury। अब फंक्शंस ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है? एक तो रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज है। अदर फंक्शंस में आपके पास आते हैं, इट एक्ट्स एज अ रिजर्वॉयर फॉर लेफ्ट वेंट्रिकल, इट एक्ट्स एज अ फिल्टर फॉर रिमूवल ऑफ एम्बोलाई एंड अदर पार्टिकल्स फ्रॉम द ब्लड, रिमूवल ऑफ फ्लूइड फ्रॉम alveoli में भी पल्मोनरी सर्कुलेशन का रोल है, एंड इट आल्सो प्लेज अ रोल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स एंड सिंथेसिस ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। रेगुलेशन ऑफ पल्मोनरी ब्लड फ्लो में हमारे पास न्यूरल कंट्रोल है, ठीक है, जिसमें हमारे पास एफरेंट सिंपैथेटिक वेसोकंस्ट्रिक्टर नर्व्स हैं। सिंपैथेटिक का क्या है? एफरेंट सिंपैथेटिक है जिसका वेसोकंस्ट्रिक्टर रोल है। इट इनर्वेट्स द पल्मोनरी ब्लड वेसल्स, इट पार्टिसिपेट्स इन वेसोमोटर रिफ्लेक्सेस जैसे कि बैरोरिसेप्टर स्टिमुलेशन है और कीमोरिसेप्टर स्टिमुलेशन है। बैरोरिसेप्टर स्टिमुलेशन के थ्रू वो क्या करते हैं? रिफ्लेक्स डायलेटेशन करते हैं ऑफ द पल्मोनरी वेसल्स, जबकि कीमोरिसेप्टर स्टिमुलेशन के थ्रू वो पल्मोनरी वेसोकंस्ट्रिक्शन कॉज करते हैं, ठीक है। अफरेंट कंट्रोल जो है वो थ्रू वेगस इज मीडिएटेड थ्रू रिसेप्टर्स, ठीक है। एफरेंट किस चीज के थ्रू था? सिंपैथेटिक वेसोकंस्ट्रिक्टर नर्व्स थे। जो अफरेंट है वो वेगस नर्व के थ्रू है एंड इट इज मीडिएटेड थ्रू रिसेप्टर्स। कौन कौन से रिसेप्टर्स हैं? पल्मोनरी बैरो रिसेप्टर्स हैं, पल्मोनरी वॉल्यूम रिसेप्टर्स हैं और जे रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। केमिकल कंट्रोल तब होता है जब आपके पास लोकली कुछ ऐसे कंडीशंस हो जिनमें केमिकल कंट्रोल की जरूरत हो, ठीक है। जैसे कि हमने बात की थी कि लोकल हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया में जो होता है सिस्टेमिक और पल्मोनरी का रिस्पांस अलग होता है, ठीक है। आपके पास नॉर्मली क्या होता है? जब आपके पास लोकल हाइपोक्सिया हो जाता है, सो देयर इज इट कॉजेस चेंजेस इन द ब्लड फ्लो बाय वेसोकंस्ट्रिक्शन, ठीक है। हाइपोक्सिया में पल्मोनरी वेसोकंस्ट्रिक्शन होती है, जबकि सिस्टेमिक में रिस्पांस डिफरेंट होता है, वो वेसोडाइलेशन कॉज करते हैं। अनलाइक द पल्मोनरी आर्टरीज, systemic arteries relax in response to tissue hypoxia, ठीक है। This response facilitates the local arterial vasodilation. हाइपोक्सिया के रिस्पांस में सिस्टेमिक आर्टरीज क्या करते हैं? रिलैक्स करते हैं, जबकि पल्मोनरी आर्टरीज कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ठीक है। जब सिस्टेमिक वेसोडाइलेशन हो जाती है तो देयर बाय एनहांसिंग द ब्लड फ्लो एंड ऑक्सीजन सप्लाई इन हाइपोक्सिक टिश्यूज, ठीक है। इस डायग्राम की तरफ आप देखें, एक्यूट हाइपोक्सिया हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये क्या करेगा? पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स एक्टिवेट कर देगा, ठीक है, जो कि फर्दर दो टाइप्स करते हैं, वेंटिलेशन को ज्यादा कर देते हैं या फिर सिंपैथेटिक एक्टिवेशन करते हैं। वेंटिलेशन जब ज्यादा हो जाएगी तो उसके फिर दो इफेक्ट्स होते हैं, पल्मोनरी वेसोकंस्ट्रिक्शन और रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। और ये रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस अलोंग विद द पल्मोनरी वेसोकंस्ट्रिक्शन फिर क्या करते हैं? हाइपरटेंशन कॉज करते हैं, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ठीक है। ये हाइपोक्सिया के इफेक्ट्स हैं और उनको रिस्पॉन्स है बॉडी का। हाइपरकैप्निया और एसिडोसिस में क्या होते हैं? उसमें भी वेसोकंस्ट्रिक्शन होती है, जबकि सिस्टेमिक में क्या होती है? वेसोडाइलेशन उसमें भी होती है। क्रोनिक हाइपोक्सिया में क्या होता है? इट अकर्स इन हाई एल्टीट्यूड ड्वेलर्स एसोसिएटेड विद पल्मोनरी हाइपरटेंशन फॉलोड बाय राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, राइट हार्ट फेलियर एंड पल्मोनरी एडेमा, ठीक है। फिल्ट्रेशन ज्यादा हो जाती है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी इसके वो बताए थे प्रेशर्स। कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है वो क्या करता है? वो फिल्ट्रेशन को फेवर करता है। तो अगर आपके पास इंक्रीज्ड कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है उस केस में पल्मोनरी एडिमा होगा, ठीक है। या फिर अगर कैपिलरी परमेबिलिटी ज्यादा हो जाती है इन केसेस ऑफ इन्फेक्शन या इरिटेंट गैसेस, तो उस केस में पल्मोनरी एडिमा होगा, फ्लूइड विल मूव आउट ऑफ द कैपिलरीज। और एक्यूट लेफ्ट हार्ट फेलियर में भी आपके पास कैपिलरी प्रेशर ज्यादा होता है, तो उसकी वजह से भी फिर पल्मोनरी एडिमा के चांसेस ज्यादा होते हैं। यहाँ तक क्लियर है?